हम सेल बायोलॉजी की टॉपिक ब्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट की बेसिक डिटेल के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कोशिका, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि इस पर दो झिल्लियाँ पाई जाती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाहर की तरफ जो झिल्ली है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ जो झिल्ली है वो इनर मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट में दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एग्जाम की दृष्टि से। ग्रेना एंड स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा भाग है वो इसकी मैट्रिक्स से मिलके बना होता है और डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, सिक्के के ऊपर सिक्के जैसे रखे हुए जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो स्ट्रक्चर होती है ग्रेना। क्या होती है स्टूडेंट्स? ग्रेना होती है। और इसके अलावा जो पार्ट मैट्रिक्स से मिलके बना होता है वो सारा भाग है स्ट्रोमा। अब आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में दो अभिक्रियाएं, दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया, सेकंड है डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया। इन दोनों ही अभिक्रियाओं से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों ही ध्यान में रखनी है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो होती है वो संपन्न होती है और फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, मीन्स मैट्रिक्स में संपन्न होती है। दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है, तो आपको आंसर देना है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। इसके अलावा जो ग्रेना है, एक क्लोरोप्लास्ट में स्टूडेंट्स 40 to 60 ग्रेना पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 40 to 60 ग्रेना पाए जाते हैं। और ये जो ग्रेना है, ग्रेना में 10 से लेके 100 झिल्लियाँ होती हैं। कितनी होती हैं स्टूडेंट्स? 10 से लेके 100 झिल्लियाँ होती हैं। डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रेना है। ग्रेना जो होता है, एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेना पाए जाते हैं और एक जो ग्रेना होता है वो कई झिल्लियों से मिलके बना होता है। ऑलमोस्ट 10 to 100 तक 10 से लेके 100 झिल्लियाँ पाई जाती हैं और ये जो झिल्लियाँ हैं इन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थाइलेकोइड कहा जाता है। यानी कि जो ग्रेना है वो किससे मिलके बना होता है? थाइलेकोइड से मिलके बना होता है। और दो ग्रेना जो आपस में, ये जो दो ग्रेना है, ये ग्रेना और ये ग्रेना, ये दोनों ग्रेना यानी कि दो ग्रेना आपस में किससे मिलके जुड़े होते हैं? तो स्ट्रोमा लैमेली से मिलकर से जुड़े होते हैं। दो ग्रेना आपस में किससे जुड़े होते हैं? स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े होते हैं। ये दो ग्रेन है और ये किससे मिलके जुड़े हुए हैं? स्ट्रोमा लैमेली से मिलके बने होते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन ग्रेना में संपन्न होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में यानी कि मैट्रिक्स में, और जो ग्रेना होता है वो थाइलेकोइड से मिलके क्या बनता है? ग्रेना बनता है। यानी कि 10 से 100 थाइलेकोइड्स मिलकर ग्रेना की फॉर्मेशन करते हैं। और जो थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड झिल्लियों पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम पाए जाते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है कि क्या पाए जाते हैं? थाइलेकोइड पर क्वांटासोम पाए जाते हैं, क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। और ये क्वांटासोम जो होते हैं वो हरित लवक की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। कौन? क्वांटासोम। और क्वांटासोम के बारे में जो सबसे पहले बताया वो पार्क और बिगिंग्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था। एक क्वांटासोम बराबर 250 क्लोरोफिल के अणु होते हैं, पर्णहरित के अणु होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। पर्णहरित के कारण ही, क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होता है। ग्रेना किससे मिलके बना होता है? 10 से लेके 100 थाइलेकोइड्स मिलकर एक ग्रेना की फॉर्मेशन करते हैं। और थाइलेकोइड्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्वांटासोम उपस्थित होते हैं और इन्हीं क्वांटासोम पर
क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं। एक क्वांटासोम पर कितने अणु? 232 250 क्लोरोफिल के अणु प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है, इन्हीं के कारण क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कंप्लीट करता है, क्योंकि क्लोरोफिल के अणु क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैक करेंगे और जिससे क्या होगा, फूड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग की, जो कि मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है। स्ट्रोमा भाग की बात करें तो स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और जैसे कि राइबोसोम की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसी के कारण राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम तो प्लास्टिड में क्या होगा, 70S टाइप के राइबोसोम उपस्थित हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, समय अपने प्रोटीन का संश्लेषण कर लेंगे, यानी कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए सेल पर डिपेंड नहीं होंगे। इसमें 70S राइबोसोम के अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? डीएनए जो कि सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। और ये डीएनए है वो अपनी रेप्लिकेशन कर लेता है, प्रतिकृतिकरण की क्षमता इसमें होती है। और ये कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट में डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये किसने बताया? रिस और प्लॉट नामक साइंटिस्ट ने बताया। रिस और प्लॉट नामक साइंटिस्ट ने बताया। और देखिए स्टूडेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S टाइप का राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट था, जिससे वो क्या करते थे, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और एप्लीकेशन की क्षमता उनमें होती है। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। इसी के कारण ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस समय कर सकते हैं और खुद की कॉपी समय बना सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की भांति क्लोरोप्लास्ट को भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। याद रखना स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं जिन्हें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स या अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है? तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हर एक हरित लवक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित हरित लवक से होती है। अभी मैंने बताया कि इसमें सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। ये रेप्लिकेशन की क्षमता इनमें होती है, यानी कि अपनी कॉपी खुद कर सकते हैं। इसीलिए एक हरित लवक की जो उत्पत्ति होती है अपने पूर्व उपस्थित हरित लवक से होती है। और इसके अलावा इसे कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी बताया कि इसमें 70S राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है जिससे रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और अपनी कॉपी समय कर सकते हैं, इसलिए ये कोशिकांग होते हुए भी इसको क्या कहते हैं, कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिकांग इनको कहा जाता है। अब एक टर्म आती है प्लास्टिडोम। एक टर्म आती है स्टूडेंट, प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड प्रेजेंट इन सेल। मीन्स एक सेल में जितने भी प्लास्टिड उपस्थित होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिडोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? प्लास्टिडोम कहा जाता है। यानी कि एक सेल में जितने भी प्लास्टिड उपस्थित होते हैं उन सभी को प्लास्टिडोम कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्फ। निम्फ जो होती है इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली जीन वो भी किस में उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होती है। और क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अणु सनलाइट को ट्रैक करते हैं जिसके कारण फूड की फॉर्मेशन होती है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा फूड की फॉर्मेशन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण।
अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के टाइप की, क्लोरोफिल अणु के टाइप की। तो ये क्लोरोफिल 8 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं स्टूडेंट्स। ये 8 प्रकार इसके कौन कौन से हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी एंड बैक्टीरियो विरिडी। ये 8 प्रकार हैं क्लोरोफिल के। और ये किस में पाए जाते हैं तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, भूरे शैवालों में क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं। और रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल डी पाए जाते हैं। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में और क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल ए के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यूनिवर्सल है, यानी कि सभी प्लांट्स में उपस्थित होता है। निम्न में से ऐसा कौन सा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से ऐसा कौन सा क्लोरोफिल है जो यूनिवर्सल है या सभी प्लांट्स में पाया जाता है। तो आपको आंसर देना है क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोफिल बी की। तो क्लोरोफिल बी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, भूरे और लाल शैवालों में एब्सेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी भूरे व लाल शैवालों में एब्सेंट होता है। इसके अलावा दूसरे शैवालों में ये पाया जाता है क्लोरोफिल बी। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ई की। क्लोरोफिल ई जो होता है एल्गी की क्लास है जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी वर्ग में ये पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी दोनों ही किस में पाए जाएंगे स्टूडेंट्स, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरियो विरिडीन की। इसकी स्टूडेंट्स बैक्टीरियो विरिडीन की। तो बैक्टीरियो विरिडीन है वो ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस की। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट क्लोरोफिल बी में CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। दोनों में डिफरेंस की बात करें तो क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आज हमने बात की क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उसको ध्यान में रखना है और इसके टाइप को ध्यान में रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बारे में स्टडी करेंगे। मेरे चैनल पर बने रहिए।